हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 12 मई 2024। आज के संडे मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को 50 प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो धैर्यपूर्वक बैठे रहें हमारे साथ सिर्फ 20 से 25 मिनट, जिसके अंतर्गत हम आप सभी को 50 प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन रिवीजन करवा देंगे, जो कि एक वीक का रहता है। ठीक है, तो हम जो है 6 मई से लेकर 12 मई के करंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए 12 मई के संडे मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 159वां स्थान मिला है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर इसमें गलत लिखा गया है, तो ये हो जाता आपका सही। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। इस बार भारत को कौन सी कितनी रैंक मिली है? तो भारत को 159 रैंक मिली है। और 2023 में भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा स्थान था? तो भारत 161वें स्थान पर था। अगर बात करें 3 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो 3 मई को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मनाया जाता है। अगर बात करें कि भारत की रैंक कितनी है, तो 159 भारत की रैंक है। टोटल कितने देशों की सूची जारी की जाती है? तो 180 देशों की सूची जारी करी जाती है। तो अगर बात करें 180वें स्थान पर कौन सा देश है? तो इरिट्रिया है। जबकि पहले स्थान पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहला स्थान है नॉर्वे का। भारत का है 159वां और 180वें स्थान पर है इरिट्रिया। सेकंड प्रश्न हमारा, हाल ही में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूएन का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? भारत में हुआ है। यूएनओ में भारत की ओर से अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज जी हैं भारत की तरफ से यूएनओ में अस्थायी प्रतिनिधि। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा करीना कपूर को। यूनिसेफ इंडिया अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? करीना कपूर को बनाया है। यूनिसेफ का अगर बात करें मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ के संस्थापक कौन है? तो लुडविक रोसमैन जो है इसके संस्थापक हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो हाल ही में यूनेस्को ने गिलर्मो कैनो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फिलिस्तीन को। यूनेस्को का जो एक पुरस्कार है जिसका नाम है गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024, इस बार 2024 में किसे दिया गया है? तो फिलिस्तीन को दिया गया है। ठीक है, जो फिलिस्तीन के पत्रकार हैं उसे दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। आप सभी को पता है कि 2024 में जो है 2023 से लेकर 24 में किसके बीच में संघर्ष हो रहा है? तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में संघर्ष हो रहा है, जिसमें जो फिलिस्तीन के अंतर्गत जो दो क्षेत्र आते थे, एक तो गाजा पट्टी और दूसरा जो है वेस्ट बैंक आता था। ठीक है, तो ये दोनों क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत आते हैं? फिलिस्तीन के। लेकिन इजराइल ने अटैक किस पर किया? तो गाजा पट्टी पर अटैक किया था। तो गाजा पट्टी के जो पत्रकार हैं, यहाँ की जो सच्ची घटनाएं हैं, जिस तरह का आक्रमण हुआ है, क्या वहाँ के लोगों के यूपर किस तरह की सिचुएशन आई है, वो कैसे जी रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, इस तरह की जो सच्ची घटना है वहाँ के जो पत्रकार दिखाए हैं, उसी के लिए जो है यूनेस्को ने गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 किसे दिया है? तो गाजा पट्टी के पत्रकारों को दिया है। अगर बात करें यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यह पेरिस में है। और यूनेस्को के वर्तमान हेड कौन है? तो आंद्रे अजोले इसके वर्तमान में हेड है। कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड देख लेते हैं, जैसे हुइटली अवार्ड यह किसे दिया गया है? तो यह पूर्णिमा देवी बर्मन जी को दिया गया है। हुइटली अवार्ड या इसे ग्रीन अवार्ड भी कहते हैं, तो दोनों याद रखेंगे। हुइटली अवार्ड या ग्रीन अवार्ड किसे दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन जी को दिया गया है। गोल्डमैन अवार्ड किसे दिया गया है? तो आलोक शुक्ला जी को दिया गया है। और ये किस राज्य के हैं? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। नेक्स्ट हमारा है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द
ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है मोहम्मद सलेम को। और यह फ़ोटो जो है मोहम्मद सलेम ने कहाँ खींची है? तो ये भी जो है फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में, जो वहाँ पे लोगों के बीच में स्थिति बीत रही थी, यानी कि आक्रमण के बाद जो है एक औरत अपनी बच्ची को लेकर अपनी गोद में बैठी हुई थी, जिसकी बच्ची मर गई चुकी थी। तो इसी फ़ोटो को जो है मोहम्मद सलेम जी ने खींचा था। तो इन्हें जो है 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पांचवा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? तो विक्टोरिया सी क्या है? तो एक AI राजनयिक है, यानी राजनयिक मतलब राजदूत है। तो इसको लॉन्च किया है यूक्रेन ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विक्टोरिया सी यह विश्व की पहली AI राजनयिक है। इसे लॉन्च किसने किया है? यूक्रेन ने लॉन्च किया है। एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर याद करेंगे, भारत का पहला कौन सा AI सक्षम आयकर फाइलिंग मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इज टैक्स। छठा प्रश्न है, हाल ही में पहला स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किसने किया है? अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में हुआ है। FWD-200B इसका निर्माण अगर पूछे किस कंपनी ने किया है, तो फाइलिंग डिफेंस फर्म ने किया है, जो कि एक बेंगलुरु की कंपनी है। FWD-200B यह क्या है? तो यह एक बमवर्षक मानव रहित विमान है और यह भारत का पहला स्वदेशी है। ठीक है, तो भारत का पहला मानव रहित बमवर्षक विमान कौन सा है? तो FWD है। ठीक है, ये आपको याद रखेंगे। और इसकी कीमत कितनी है? 25 करोड़ है। जैसे हमारे यहाँ पे भारत के द्वारा एक स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित बमवर्षक विमान बनाया गया है, जिसका नाम है FWD-200B। इसी तरह से USA ने भी एक बनाया है मानव रहित बमवर्षक विमान, जिसका नाम है प्रीडेटर, और इसकी कीमत कितनी है? तो 250 करोड़ है। और हमारे वाले की कीमत कितनी है? 25 करोड़ है। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा सातवां प्रश्न, हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय कुमार मिश्रा जी को GST अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, संजय कुमार मिश्रा जी को। ठीक है, तो हम थोड़ी सी GST के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। विजय केलकर समिति का गठन जो है किस संस्था की स्थापना के लिए किया गया था? तो विजय केलकर समिति की स्थापना की गई थी GST के लिए। ठीक है, और GST को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके GST को जोड़ा गया था। और GST कब लागू हुआ था? तो GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और अगर बात करें सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो असम में लागू हुआ था। ठीक है, हमारा वाला GST अगर पूछे किस देश से लिया गया है, तो हमारा वाला GST जो है कनाडा से लिया गया है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के अजरख वस्त्र कला को GI टैग दिया गया है? तो अजरख वस्त्र कला जो है यह गुजरात का है। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो अजरक वस्त्र कला को भी हाल ही में GI टैग दिया गया है। और यह किस राज्य का है? यह गुजरात के कच्छ का एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। GI टैग अगर बात करें कि एक्ट कब आया था, GI टैग के लिए एक्ट आया था 1999 में। और पहली बार लागू कब हुआ था? तो 2003 में लागू हुआ था। GI टैग किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, किस मंत्रालय के द्वारा? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और यह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। GI टैग अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा वर्तमान में किस राज्य के पास है, तो सर्वाधिक GI टैग है उत्तर प्रदेश के पास और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित किए हैं? तो उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के किस राज्य का? उत्तर प्रदेश के किस जिले का? तो अमेठी जिले के जो 8 रेलवे स्टेशन हैं उनके नाम बदल दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में T20 विश्व कप के लिए ICC ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? तो मैच रेफरी किसे बनाया गया है T20 विश्व कप के लिए? तो जवागल श्रीनाथ जी को बनाया गया है। अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप 2024, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो वेस्ट इंडीज और USA में इसका आयोजन होगा। इसमें जो है मैच रेफरी कौन बनाए गए हैं? जवागल श्रीनाथ जी बनाए गए हैं। और ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट और क्रिस गेल बने हैं। और T20 विश्व कप 2024 के लिए जो थीम सॉन्ग है ये लॉन्च कर दिया गया है। थीम सॉन्ग का नाम है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड।
यह इसका थीम सॉन्ग है। और यह सॉन्ग किसने गाया है? तो सीन पॉल एंड की ने गाया है। नेक्स्ट प्रश्न है 34वां ओलंपिक कहाँ होगा? तो 34वां ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स यूएसए में होगा 2028 में। जबकि बात करें 33वां कहाँ पे होगा? तो 33वां होगा 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा ऑस्ट्रेलिया में, जबकि 2022 वाला बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? तो यह जो है नॉर्थ अमेरिका में होगा। कहाँ होगा? नॉर्थ अमेरिका में होगा। नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत 3 देश आते हैं, मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। इन 3 देशों में जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। 11वां प्रश्न है महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो महिला T20 विश्व कप की भी घोषणा कर दी गई है। और यह कब होगा? तो यह अक्टूबर मंथ में होगा। अक्टूबर मंथ में होगा। और कहाँ पे होगा? तो महिलाओं वाला होगा बांग्लादेश में, जबकि पुरुषों वाला मैंने बता दिया कहाँ, वेस्ट इंडीज में और यूएसए में होगा। तो ये आपको याद रखना है। और भारत की तरफ से इसमें कैप्टन कौन होंगी? हरमनप्रीत कौर जी होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12वां, हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो पैराफिन ईंधन से संचालित होने वाला रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाई इम्पल्स कंपनी ने इसका अनावरण किया है, यानी कि प्रक्षेपण किया है। इसके बारे में थोड़ी सी अध्ययन करें तो SR-75 रॉकेट, इसका निर्माण हाई इम्पल्स कंपनी ने किया है, जो कि जर्मनी की कंपनी है। और इसका प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? कुनिम्बा, ऑस्ट्रेलिया से इसका सफल परीक्षण किया गया है। यहाँ पे दिया गया है पैराफिन ईंधन से चलने वाला रॉकेट है। ठीक है, पैराफिन ईंधन का मतलब होता है मिट्टी के तेल से चलने वाला विश्व का पहला रॉकेट कौन बनाया गया है? तो SR-75 रॉकेट बनाया गया है। ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कांस 2024 में मानद पामडी और से किसे सम्मानित किया गया है? तो मानद पामडी और से 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी, मेरिल स्ट्रिप जी को सम्मानित किया गया है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है हर बार? तो इसका आयोजन किया जाता है फ्रांस में। और अब की बार जो है 2024 में कांस फिल्म की तरफ से मानद पामडी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेरिल स्ट्रिप जी को सम्मानित किया गया है। ये हॉलीवुड की फेमस एक्टर हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए तो हाल ही में किसने विमान वाहक पोत फ्यूजियान का समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया है? तो फ्यूजियान का समुद्री परीक्षण किसने प्रारंभ किया है? तो फ्यूजियान जो है विमान वाहक पोत किसका है? यह चीन का है। इसने भी हाल ही में जो है इसका सफल परीक्षण किया है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि फ्यूजियान की तरह भारत में कौन सा विमान वाहक पोत है, तो भारत में 2 विमान वाहक पोत हैं। एक का नाम है INS विक्रमादित्य, जो हमने रूस से खरीदा था, और दूसरा हमने खुद बनाया था, जिसका नाम है INS विक्रांत। इसे हमने खुद बनाया था, तो इसलिए यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। हाल ही में नए कोविड-19 वेरिएंट फ्लर्ट ने कहाँ दस्तक दी है? तो फ्लर्ट ने कहाँ पे दस्तक दी है? यूएसए में दी है, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। तो यूएसए में अभी फ्लड जो कोविड-19 का नया वेरिएंट है, अभी कोहराम मचा के रखा है। और यह फ्लड जो है, अगर पूछे किसका सब वेरिएंट है, तो यह ओमिक्रॉन JN1 का जो है यह सब वेरिएंट है। कोविशील्ड, यह भी एक कोरोना वायरस का एक वैक्सीन बनाया गया था। तो इस वैक्सीन को किसने बनाया था? तो कोविशील्ड को बनाया था एस्ट्रोजेनिका कंपनी ने। और इसकी हेल्प किसने करी थी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसकी हेल्प करी थी। कोविशील्ड को भारत में किसने उत्पादन किया था? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने इसका उत्पादन किया था। जबकि कोवैक्सीन का निर्माण भारत में ही किया गया था। और किस कंपनी ने किया था? तो भारत बायोटेक कंपनी ने किया था। और यह कंपनी कहाँ है? हैदराबाद में यह कंपनी है। IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहत सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है तमिलनाडु में। 16वां प्रश्न हमारा है हाल ही में बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जितने भी सिलेबस है उसे भारत में अब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता किया है,
जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जो सिलेबस पढ़ाया जाता था, अब वह कहाँ पढ़ाया जाएगा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से यह भारत का पहला यूनिवर्सिटी बन जाता है जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बिजनेस मैनेजमेंट के साथ समझौता किया है। क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टियाना पिस्कोवा ने जीती हैं। और ये किस देश की हैं? तो यह चेक रिपब्लिक की हैं। हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 विजेता कौन बना है? तो चीन बना है। बैडमिंटन कप 2024 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो चेंगदू चीन में इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो है उबेर कप जो महिला से संबंधित है, थॉमस कप जो पुरुष से संबंधित है। तो महिला और पुरुष दोनों में जो है बैडमिंटन का कप किसने जीत लिया है? तो चीन ने जीत लिया है। और किसे हराया है? तो इंडोनेशिया को हराया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैमपेज मिसाइल की विशेषता क्या है? तो भारतीय सेना और वायुसेना में शामिल रैमपेज मिसाइल की विशेषता क्या है? तो यह हवा से सतह में वार करने में सक्षम है। और इसकी क्षमता कितनी है? तो यह 250 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। और इसके बाद जो है इसमें सहायता किसने करी है? तो इजराइल ने इसको बनाने में सहायता की है। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देवेंद्र झाझड़िया जी को चुना गया है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर ने बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाभी मेहता जी को सम्मानित किया है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर के द्वारा बुक कवर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो भाभी मेहता जी को दिया गया है। इनकी किस बुक कवर के लिए, यानी किस बुक किताब की पेज के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है? तो द बुक ब्यूटीफुल के लिए दिया गया है। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो कृष्णा एला जी को बनाया गया है। कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नरसिंह यादव जी बने हैं। 19वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं प्रारंभ करी है? तो पाकिस्तान ने शुरू करी है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के विकास प्राधिकरण के द्वारा पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं शुरू की गई हैं। इसे आप याद रखेंगे। योग का अगर पूछे जन्म कहाँ हुआ था, तो अपने भारत में हुआ था। और 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी थी, तो याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित AI एंकर सना का संबंध किस टीवी से है? तो इनका संबंध है इंडिया टुडे ग्रुप से ये संबंधित हैं। हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भविष्य पोर्टल लॉन्च किया है। भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया है पेंशन विभाग के द्वारा। और किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो जो सरकारी पेंशन भोगी लोग हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। और कौन सा पोर्टल? तो भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें हेल्प कौन करेगा? तो बैंक ऑफ इंडिया इसमें हेल्प करने वाला है। छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित होगी? तो इसका आयोजन हुआ था मालदीव में। और इसमें महिला विजेता और पुरुष विजेता कौन बना है? तो दोनों विजेता में भारत बना है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 साल के नए कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्लादिमीर पुतिन। तो रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 साल के लिए किसने शपथ ली है? तो व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 2030 तक ये रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा किसने करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल ने। नेपाल के PM कौन है? तो पुष्प कुमार दहल, जिन्हें प्रचंड कहते हैं, इनका नाम है। और अभी जो है नेपाल के द्वारा नया नोट जारी किया गया है 100 रुपये का, जिसमें जो है इस 100 रुपये के नोट में भारत के 3 स्थानों को दर्शाया गया है। कालापानी, लिपुलेख और लिम्फितपुरा को दर्शाया गया है, जो कि उत्तराखंड के ये जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो हाल ही में दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है? तो दुनिया की पहली CNG संचालित मोटरसाइकिल को लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है? तो बजाज ऑटो ने करी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाली हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोइंग कंपनी के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुनीता विलियम्स
ये भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। ये जो है तीसरी बार अंतरिक्ष में जाएंगी और किस मिशन के तहत जाएंगी, तो स्टार लाइनर मिशन के तहत जाएंगी। और किस रॉकेट से, तो एथलेट रॉकेट से जाएंगे। और इसमें यह कंपनी किसकी है, तो एथलेट रॉकेट का निर्माण किया है बोइंग कंपनी ने, जो कि यूएसए की एक कंपनी है। चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो क्रिस्टियाना कोच हैं, जो इन्हें भेजा जाएगा। और किस मिशन के तहत, तो आर्टेमिस मिशन के तहत भेजा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो 25वां प्रश्न है, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, महिला वर्ग का खिताब जीता है इगा स्वीटक। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो टेनिस का जो है कप, एक टेनिस का कप है मैड्रिड ओपन 2024। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो यह किया गया था स्पेन में। इसमें पुरुष और महिला विजेता कौन बने हैं, तो पुरुष बने हैं एंड्री रूबलेव जो कि रूस के हैं, जबकि महिला विजेता बनी है ईगा स्वीटक जो कि पोलैंड की हैं। हाल ही में माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज द्वारा भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है, तो लॉन्च किया गया है। तो बताना है कि भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्योर IoT है। माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ये कहाँ की कंपनी है, तो यह चेन्नई की कंपनी है। और इस कंपनी का काम है सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करना। तो इसने भी हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाली चिप लॉन्च की है, जिसका नाम है सिक्योर IoT। हाल ही में पुरातत्वविदों ने 7,000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ की है, तो प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ पे की गई है, सर्बिया में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7,000 साल पहले की एक बस्ती की भी हाल ही में खोज हुई है, जो कहाँ मिली है, सर्बिया में मिली है। और यह बस्ती किस काल से संबंधित है, तो प्रागैतिहासिक काल की यह बस्ती है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो इतिहास से पूर्व का युग, यानी कि इतिहास से किसे कहते हैं, जहाँ पे हमें लिखित जानकारी यानी रिटर्न में कुछ चीज़ें मिले या और उसकी लिपि भी मिले या फिर शिल्प वगैरह मिले, जिसे अभिलेख कहते हैं, वो सभी जहाँ से हमें मिलना स्टार्ट कर देता है तो उसे इतिहास कहते हैं। और प्रागैतिहासिक कालीन का इतिहास किसे कहते हैं, पाषाण युगीन युग, जिसमें लिखावट तक नहीं मिलती है। ठीक है, तो अभिलेखों की तो बात ही छोड़ दिया जाए, प्रागैतिहासिक काल में हमें ना तो अभिलेख मिला है ना लिखावट मिली है, तो इस प्रकार के काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पूर्व का वह युग जिसमें ना तो हमें लिखित साक्ष्य मिले ना कोई अभिलेख मिले, उसे जो है प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हाल ही में BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है, तो 7 मई को मनाया है। BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को, इसलिए इसका 65वां स्थापना दिवस 7 मई 2024 को मनाया गया है। और इसके वर्तमान हेड कौन है, तो रघु श्रीनिवास जी हैं। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर में हुआ है। स्कूल ऑन व्हील्स पहल कहाँ शुरू हुआ है, मणिपुर में शुरू हुआ है। मणिपुर के किस राज्य में अगर पूछे तो इम्फाल में। ठीक है, जो कि मणिपुर की राजधानी भी है। ठीक है, अगर बात करें कि यह कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने शुरू किया है। हाल ही में बैटिलिप्स चंद्रायणी, जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध किससे है, तो बैटिलिप्स चंद्रायणी क्या है, यह एक समुद्री टार्डीग्रेड है, जिसको कहाँ पे खोजा गया है, तो इसको खोजा गया है तमिलनाडु की सीमा के पास इसे खोजा गया है। तो यह क्या है, एक समुद्री टार्डीग्रेड है। और इसका वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, बैटिलिप्स चंद्रायणी रख दिया गया है। क्यों रखा गया है इसका नाम, क्योंकि चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के कारण इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 कहाँ आयोजित किया है, तो गगन स्ट्राइक 2 का आयोजन किया गया है पंजाब में। किसने किया है, तो गगन स्ट्राइक 2 एक संयुक्त अभ्यास है। इसमें किसने भाग लिया है, तो गगन स्ट्राइक 2 का अभ्यास है भारतीय सेना का और भारतीय वायुसेना का। इसका आयोजन पंजाब में किया गया है और यह 3 दिवसीय अभ्यास होने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो हाल ही में वर्ष 2024 के लिए पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क टाइम्स।
पुलित्जर पुरस्कार यह जो है कहाँ प्रदान किया जाता है, तो यह कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक अवार्ड है जो यूएसए में प्रदान किया जाता है। पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग खोजी पत्रकारिता में किसे दिया गया है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। हाल ही में पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका ने किया है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया है, किस क्षेत्र में, तो बिजली के साथ इन्होंने समझौता किया है। और यह बिजली किससे किससे उत्पादित होगी, तो पवन ऊर्जा के जो पवन ऊर्जा स्टेशन लगाए जाएंगे उससे बिजली बनाया जाएगा। और यह बिजली जो है कितने साल तक बनाई जाएगी, तो 20 साल तक बनाई जाएगी। किसके द्वारा, अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा बनाई जाएगी। जिसमें अडानी का क्या फ़ायदा है, तो अडानी को जो है पर यूनिट 7 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, श्रीलंका के द्वारा दिया जाएगा 20 साल तक। हाल ही में इसरो से सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निस का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो इसका सफल परीक्षण किया गया है तमिलनाडु में। इसरो के द्वारा महेंद्रगिरी जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पर जो है प्री बर्नर इग्निस का सफल परीक्षण किया गया है। थोड़ा सा एक बार इसमें जानकारी बता दें, नहीं तो प्री बर्नर इग्निस आप लोग समझ नहीं पाएंगे। मान लीजिए ये एक रॉकेट है, ठीक है, क्या है, ये एक रॉकेट है। इसके नीचे जो ये आग लगाई जाती है इसी को बोलते हैं प्री बर्नर इग्निस। तो इसमें अच्छी क्वालिटी का ईंधन प्रयोग किया जाएगा। और इसका जो है सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया गया है। इसरो के द्वारा इसका परीक्षण किया गया था। अगर बात करें हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को 2 महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। पहला है विश्व थैलेसीमिया दिवस, जो पहली बार स्टार्ट हुआ था 1994 में। इस बार 2024 में इसकी थीम रखी गई है जीवन को मजबूत बनाना। और दूसरा है रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे यह कब मनाया जाता है, तो ये भी 8 मई को मनाया जाता है। और इसके संस्थापक कौन है, तो हेनरी डुनेंट है। और रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी 1863 में। हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया गया है, तो केरल में किया गया है। वेस्ट नाइल फीवर अभी कहाँ पर आया है, तो केरल में आया है। इसके बाद यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर पूछो वेस्ट नाइल फीवर यह कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, तो यह पहली बार देखा गया था युगांडा के वेस्ट नाइल स्थान पर। तो इसी के स्थान पर जो है वेस्ट नाइल स्थान के नाम पर ही इसका नाम वेस्ट नाइल फीवर रख दिया गया। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी बनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई सिटी एफसी बनी है। इंडियन सुपर लीग 2023-24 इसका होस्ट कहाँ पे हुआ था, तो विवेकानंद स्टेडियम में हुआ था जो कि कोलकाता में है। इसका फाइनल मुकाबला मुंबई सिटी एफसी के बीच और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच में खेला गया था। तो जिसमें सुपर जायंट हार जाता है और मुंबई सिटी एफसी जीत जाता है। हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ करी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। आईसीआई बैंक के द्वारा एनआरआई इंटरनेशनल मोबाइल से अब जो है यूपीआई पेमेंट के कर सकते हैं। जैसे एनआरआई का मतलब होता है कि कोई लड़का जो है भारत में रहता है, मतलब यह भारतीय है और यह कनाडा में जाके रहने लगा। तो अगर इसका फ्रेंड जो है भारत में कोई चीज़ खा लेता है तो अपने दोस्त के पास फ़ोन करके बोलता भाई तू यहाँ पे इस पेमेंट को पे कर दे, तो ये जो है पे कर सकता है। इसके लिए एक ऐप शुरू किया गया है आईसीआई बैंक के द्वारा जिसका नाम है आई मोबाइल पे। ठीक है, तो यह ऐप जो है यह कनाडा में बैठा व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है और इसके बाद अपने यूपीआई को इस ऐप के थ्रू कनेक्ट करके यहाँ पे जो है पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की सुविधा किस बैंक ने शुरू करी है, आईसीआई बैंक ने शुरू करी है। हाल ही में फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स में अपने करियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले लैंडो नॉरिस का संबंध किससे है, तो ये व्यक्ति हैं ब्रिटेन के। कहाँ के हैं, तो ये व्यक्ति हैं ब्रिटेन के। ठीक है, अभी जो है यूएसए के फ्लोरिडा में फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो कहाँ किया गया था, फ्लोरिडा में किया गया था। तो यह फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले कौन बने हैं, तो लैंडो नॉरिस बने हैं जो कि ब्रिटेन के हैं। और इन्होंने यह खेल जो है पहली बार जीता है। और इनके साथ जो है मतलब उपविजेता कौन बने हैं, तो मैक्स वेरस्टेपन बने हैं। चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन MQ-9B को कहाँ तैनात किया जाएगा, तो यह तैनात किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। MQ-9B
यह क्या है, तो यह एक रीपर ड्रोन है जिसे प्रेडेटर ड्रोन भी कहते हैं। और यह ड्रोन किसका है, तो यह अमेरिका का ड्रोन है जिसे भारत को दिया गया है और यह निगरानी ड्रोन है। और यह निगरानी कहाँ पर करेगा, तो यह चीन की सीमा के साथ जो है निगरानी करने वाला है, यानी कि जो सीमा चीन की भारत के साथ लगती है वहाँ पे यह निगरानी करने वाला है। जैसे कि यहाँ से जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है चीन की सीमा भारत के साथ साझा होती है। तो यहीं पर जो है चीन जो है कई तरह की विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करता है। तो इसी की देख रेख के लिए MQ-9B रीपर ड्रोन को स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर और सरसावा एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे ये स्थापित किया जाएगा और ये उड़ान भर के इन क्षेत्रों की निगरानी रख सकता है। अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक प्रेषण में $100 अरब के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। तो $100 अरब को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपना प्यारा भारत बना है। वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट यह कहाँ से जारी की गई है अब की बार, तो यह अब की बार बांग्लादेश के ढाका से जारी की गई है। यह रिपोर्ट किस एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है, तो UN इमिग्रेशन एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बताया गया है कि वैश्विक प्रेषण में $100 अरब के आंकड़े को पार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, तो यह भारत बन गया है। वैश्विक प्रेषण का मतलब होता है ग्लोबल रेमिटेंस। रेमिटेंस के बारे में अगर थोड़ी सी आप सभी को बता दें, किसे कहते हैं रेमिटेंस, तो इसका अर्थ होता है प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा। मान लीजिए भारत से कोई व्यक्ति जैसे अमेरिका गया, ब्रिटेन गया, या फिर चीन गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया गया, तो इन सभी देशों से जो भी भारतीय पैसे भेजते हैं तो उसे ही रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विदेशों से पैसे किस देश के द्वारा अपने देश में भेजा जाता है, तो यह भारत के द्वारा भेजा जाता है। तो इस मामले में पहले स्थान पर रेमिटेंस में भारत है, दूसरे स्थान पर मैक्सिको है और तीसरे स्थान पर चाइना है। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने बनाया है, तो महिलाओं के हिंसा के खिलाफ पहला कानून किसने बनाया है, यूरोपीय संघ ने बनाया है। यूरोपीय संघ ने एक कानून बनाया है महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए। यूरोपीय एजेंसी की अगर बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी रोम की संधि से 1958 में हुआ था। इसमें वर्तमान में 27 देश हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में AI के लिए ISO 42001 का प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी कौन बनी है, तो इन्फोसिस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसमें जो है ISO 42001 का प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी कौन बन गई है, तो यह प्रमाणन ISO का प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है इन्फोसिस। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत को मिला है तीसरा स्थान। इसके बारे में अध्ययन करें तो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू 2024 यह रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो यह एम्बर जारी करता है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है किस देश में सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा जो है उत्पादित किया जा रहा है। तो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू के मामले में सौर ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान USA का है और तीसरा अपने भारत का है। पहले भारत का स्थान चौथा था, लेकिन अब चौथे स्थान पर जापान चला गया है और तीसरे स्थान पर भारत आ गया है। पूरे विश्व में भारत जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितना योगदान दे रहा है, तो 5.5% दे रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, तो किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो CB आनंद बोस जी हैं और इन पर जो है आरोप लगा है किसका, यौन उत्पीड़न का लगा है। लेकिन इनको जो है ना तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और ना ही सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इन पर कोई आरोप लगा सकता है। ठीक है, जब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे इन पर कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता है और ना ही इन पर जो है आरोप तो लग सकता है, लेकिन जो है किसी तथ्य या फिर किसी संगठन या फिर किसी संस्था के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप सिद्ध नहीं कर सकता है, तब तक नहीं कर सकता है जब तक ये जो है अपने पद पर बने रहते हैं। इनको जो है संविधान के
अनुच्छेद 361 के तहत इन 3 व्यक्तियों को 3 पदों को यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को एक विशेष अधिकार प्राप्त है कि अपने पद पर अगर ये बने रहते हैं तो इन पर कोई भी दोष सिद्ध साबित नहीं होगा। तो क्या ऐसे ही बने रहेंगे? नहीं, ऐसे ये नहीं बने रह सकते हैं। इन्हें जो है राज्यसभा के सांसद के द्वारा और एमपीओ के द्वारा इन्हें जो है इनके पद से हटाया जा सकता है। फिर इन पर जो है पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर सकती है और इसके बाद कोर्ट इन पर अपने फैसले सुना सकता है जो इन पर आरोप लगा है। ठीक है, तो पद पर बने रहते हुए इन पर कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं होगी। अगर बात करें हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं जॉन सिनी। प्रथम मंत्री का पद मतलब होता है यहाँ के, मान लीजिए ये पीएम है या फिर ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर कौन बने थे, तो अभी हाल ही में हमसा यूसुफ बने थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इनके स्थान पर कौन आ गए हैं? जॉन सिनी आ गए हैं। इनकी पार्टी का क्या नाम है, तो इनकी पार्टी का नाम है स्कॉटिश नेशनल पार्टी। हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है, तो चलाया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है अभी आग लग गई है, इसको बुझाने के लिए वायुसेना ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन बॉम्बे बकेट। और इसमें जो है हेलीकॉप्टर से एक वो बक्सा रहेगा या फिर बकेट की तरह रहेगा, इसमें जो है हेलीकॉप्टर से एक रस्सी बांध के इस बकेट में पानी भरा जाएगा समुद्र से या नदियों से, फिर इसको उड़ाते हुए जहाँ पे आग लगी है उस आग के ऊपर इसको जो है गिरा दिया जाएगा। ठीक है, और किस हेलीकॉप्टर से गिराया जाएगा, तो ये MI-7V5 रॉकेट से, हेलीकॉप्टर से। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोका कोला इंडिया ने। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग इसकी पहली बार आयोजन हो रहा है। भारत ने यह एक नया खेल शुरू किया है और इसकी शुरुआत हुई है 9 मई को और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? रांची, झारखंड में किया गया है। और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के लिए पहले संस्करण की साझेदारी किसने करी है, तो कोका कोला इंडिया ने करी है और इसका एक फाउंडेशन है जिसका नाम है आनंदाना, तो इसने इसमें योगदान भी दिया है। हाल ही में सेतु फिनटेक कंपनी ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है, तो सेतु फिनटेक कंपनी ने देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है सेसम। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है बैंकिंग सुविधा में, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में लोगों की मदद करना। जैसे किसी भी बैंक में जो है कई तरह के लोग आते हैं, यानी कि उनकी भाषा बदली रहती है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मलयालम या उड़िया बोलता है। तो इन सभी को जो है एक सुविधा देने के लिए एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का विकास किस कंपनी ने किया है? सेतु फिनटेक कंपनी ने किया है। किस क्षेत्र के लिए? बैंकिंग में मदद हो सके, वित्तीय क्षेत्र में और बीमा क्षेत्र में इनकी हेल्प करने के लिए। और उसका क्या नाम है, तो इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम है सेसन। हाल ही में कृषि काल्पनिक किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है, तो त्वरक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है ऑप्शन इसका बेंगलुरु, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो कृषि कल्प के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है त्वरक कार्यक्रम और यह कहाँ लॉन्च हुआ है, तो बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है। और इस कार्यक्रम में हेल्प कौन कर रहा है कृषि कल्प की, तो नाबार्ड कर रहा है। अगर बात करें नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड के वर्तमान अगर पूछे अध्यक्ष कौन है, तो सेबी साजी हैं। कौन है? सेबी साजी जी जो हैं वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने संडे करंट अफेयर मैराथन क्लास में 50 प्रश्न करंट अफेयर के सॉल्व कर लिए हैं और इसमें कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।